हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। आज 5 सितंबर के इस पावन दिन पे मैं हर शिक्षक को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक जो है नेशन बिल्डिंग में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। बिना शिक्षक हम एक समाज, एक देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जिन भी शिक्षक ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, मोमबत्ती की तरह जला के दूसरों को रोशन किया है, समाज को, देश को, पूरा विश्व को, उन सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत जो हार्दिक बधाई है। शिक्षक दिवस के इस अवसर पे, पावन अवसर पे मैं सभी को अपना जो वेल विश है वो एक्सटेंड करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं एनालिसिस की ओर। तो 4 सितंबर अर्थात कल का जो एनालिसिस था वो छूट गया था, बिकॉज हमने भी अपने इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन है उसको लेके कुछ हम बिजी थे, इस वजह से। तो चलिए देखते हैं कल का जो एनालिसिस था। इसमें हर आर्टिकल का मैं समरी आपको बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा, ब्रीफ आइडिया दूंगा कि जो डिफरेंट पॉइंट न्यूज़ आर्टिकल में है वो कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है मेंस और प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से। जो एनालिसिस है जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको लगभग 1 साल के अंदर कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का, जिससे आपका स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट दिया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे, और इसी के साथ रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी गाइडेंस है एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फर्दर आपका कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, शैडोज अक्रॉस बॉर्डर्स, द ग्लोबल माइग्रेशन क्राइसिस एंड आसाम्स वार्निंग। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें आपका जो माइग्रेशन का क्राइसिस है, स्पेशली जो आपके इलीगल जो इन्फ्लक्स होते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। ओके, एक तो इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है आपका नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल कैलामिटीज़ जो है उसके वजह से भी लोग शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर एक देश से दूसरे देश। तीसरा वजह है आपका पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन। अगर एक देश में आपका फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट ना किया जाए, किसी एक ग्रुप के ऊपर ज़्यादा प्रोसिक्यूशन हो, तो ये आपकी जो मिक्स्ड रीज़न है, इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है माइग्रेशन का। तो अभी माइग्रेशन का आज के समय पे 21st सेंचुरी में देखें तो माइग्रेशन को क्या है, काफ़ी नेगेटिव तरीके से देखा जा रहा है। ऐसे तो ह्यूमन माइग्रेशन जो है वो आपका सालों से होते आया है। जब से हम ह्यूमन हिस्ट्री को जानते हैं तो सभी हम माइग्रेंट्स ही है, कहीं ना कहीं से इधर से उधर हम लोग वेंडरर की तरह घूमते फिरते एक समय पे जाके सेटल होते हैं। तो अभी का जो समय है 21st सेंचुरी में, तो इस समय पे जब आपके लगभग 200 देश बन गए हैं, सभी का खुद का पर्टिकुलर बॉर्डर है, एक पर्टिकुलर कल्चर को लेके या फिर आइडेंटिटी को लेके या फिर मल्टी आइडेंटिटी को लेके देश बनी है। तो इसमें अभी क्या है, जब आपका जो इन्फ्लक्स होता है वो अगर छोटे नंबर पे होता है तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब यही नंबर आपका इतना ज़्यादा हो जाए कि आपका जो एक जगह का लोकल डेमोग्राफी है उसको कंप्लीट अल्टर कर दे, तो उससे क्या है, जो लोकल पॉपुलेशन है उनके मन में एंजाइटी आ जाती है। और ये अक्रॉस द ग्लोब है, स्पेशली जो डेवलप्ड नेशंस है लाइक यूरोपियन नेशन। तो यूरोपियन नेशन भी एक समय पे जो माइग्रेंट्स को वेलकम करती थी, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करती थी या फिर असाइलम देती थी, या फिर जो आपके क्या है जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसको भी साइन किया है उन्होंने।
तो वो लीगली आपके बाउंड भी रहते हैं इनको एक्सेप्ट करने के लिए, जो माइग्रेंट्स होते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि इतने ज़्यादा माइग्रेंट है अक्रॉस यूरोप, अगर देखें तो आप इंग्लैंड को देखें, जर्मनी को देखें, या फिर इटली को देखें, फ्रांस को देखें, तो इन देशों में स्पेशली अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। और इस माइग्रेशन की वजह से जो आपके देश के जो लोकल पॉपुलेशन है उनके अंदर एक फियर आ गया है। फियर किस चीज़ का? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है, जो रिसोर्सेस है उसमें प्रेशर पड़ रहा है, जो लोकल पॉपुलेशन है उनका जो शेयर है रिसोर्सेस में वो कट रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है आइडेंटिटी का जो सवाल है। तो जब एक जगह में क्या है, एक साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है इलीगल इमिग्रेंट्स का, तो उसको क्या किया, उससे क्या होता है, जो लोकल आपकी कल्चर होती है, लैंग्वेज होती है, उसके ऊपर थ्रेट आता है। तो ये चीज़ जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक जगह का जो कल्चर है, जो आइडेंटिटी है, उसको आपके सालों लग जाते हैं बनने में। तो ये टेंशन क्या है आपके स्पेशली यूरोपियन नेशंस में देखी गई है। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि इससे प्रॉब्लम को आसाम के साथ जोड़ के देखा गया है कि आसाम में आपका लगभग 1971 या फिर उससे पहले से आज़ादी के समय से ही बहुत ज़्यादा इलीगल जो इन्फ्लक्स है स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश वो देखा गया है। और ये अभी ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा बहुत माइग्रेशन हुआ, 1000 2000 10,000, तो वो समझ में आता है, उनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। लेकिन जब माइग्रेशन की संख्या लाखों में हो, करोड़ों में अगर हो जाए, तो उससे क्या है, जो इंडिजीनियस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, जो लोकल पॉपुलेशन है, उनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल जो हित है उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अभी यूरोपियन यूनियन जैसे या फिर यूरोपियन देश जो है, जिनके पास पॉपुलेशन कम है, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वो ही आपके ये इस माइग्रेशन क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव में देखें इन जनरल, और आसाम को देखें इन पर्टिकुलर, तो ये आज के समय पे काफ़ी ग्रीम होता जा रहा है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी इसमें एक तो ह्यूमैनिटेरियन जो साइड है वो तो है ही। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में आपका क्या है, समझ लीजिए कि मैंने जो बताया कि छोटे नंबर पे है तो एब्जॉर्ब किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नंबर की आपका उस एरिया का पूरा जो फैब्रिक ही है, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, वही अगर ऑल्टर के कगार पे आ जाए तो वो क्या है, काफ़ी एंजाइटी का माहौल क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इन ऐसे जो इश्यूज हैं उसको हमें टाइम बाउंड तरीके से रिजॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। और स्पेशली जो लोकल पॉपुलेशन है या फिर जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा, मेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट प्लान फॉर थिएटर कमांड्स। तो थिएटर कमांड के बारे में इसमें ये इस आर्टिकल में डिस्कशन हुआ है। तो अभी थिएटर कमांड क्या होता है? थिएटर कमांड में आपका जो स्पेशली 3 फोर्सेस रहती हैं, हर देश में ही हम 3 फोर्सेस यूजुअली देखते हैं। आपका आर्मी जो स्थल सेना है, फिर आपकी एयरफोर्स जो वायुसेना है, और जो नेवी है आपका, ओके, जो आपकी नौसेना है। तो अभी इस तीनों सेना में क्या है, एक आपका तीनों अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, तीनों का अपना अपना क्या होता है, जो चीफ होते हैं वो होते हैं। तो अभी जब कोई आपका आज के समय पे, मॉडर्न समय पे देखे, तो जो वार का आपका टेंडेंसीज है वो चेंज हो रहा है, जो वारफेयर मेथड्स है वो चेंज हो रहे हैं, और देशों के ऊपर डिफरेंट तरीके के जो खतरे हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाह रही है, जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है उसमें आपके थिएटर कमांड को डेवलप करने की जो प्रयास है वो कर रही है, ताकि क्या किया जा सके, हम आपके तीनों फोर्सेस को आपके थिएटर कमांड पे ला सके। मतलब तीनों फोर्सेस क्या होंगे, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करेंगे। जैसे हमारे एक ईस्टर्न थिएटर कमांड हो गया चाइना का जो थ्रेट है उसके लिए, फिर एक वेस्टर्न थिएटर कमांड हो गया पाकिस्तान के लिए, ये एक आपका मैरीटाइम जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमांड हो गया। उस तरीके से हमें 3-4 जो कमांड है वो डेवलप करनी ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सके, जो सिक्योरिटी का डायमेंशन है उसको हॉलिस्टिकली हम देख सके, और हमारा जो फोर्सेस है वो क्या कर सके, एक सिनर्जी के साथ
काम कर सके, जिससे क्या होगा, जो लॉजिस्टिक्स है उसको बेटर मोबिलाइज किया जा सकेगा और एक टाइम में क्विक एंड स्विफ्ट जो हम एक्शन है अगेंस्ट आउटसाइड थ्रेट वो हम मिटिगेट कर पाएंगे। इसमें और एक डायमेंशन भी है कि आज के समय पे मॉडर्न वारफेयर आपका देखा गया है, जिसमें क्या है, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है, या फिर अनआर्म्ड जो आपके होते हैं यूएवी, अनमैन्ड आर्म व्हीकल, जैसे ड्रोन अटैक, ये सब भी आज के समय पे बढ़ता आ रहा है। तो इसीलिए क्या है, इन तीनों फोर्सेस के साथ हमें जो ये टेक्निकल जो आपकी नई जो वारफेयर टेक्निक डेवलप हो रही है उसको उस सेगमेंट में भी सिक्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये तीनों थिएटर कमांड के साथ क्या है, आपके सॉरी जो ये तीनों फोर्सेस का जो थिएटर कमांड होगा डिफरेंट रीजन में, उसके साथ हमें मॉडर्न वारफेयर टेक्निक्स को भी अपने देश में डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। अभी डेवलप है लेकिन उसको और ज़्यादा सिनर्जाइज करना है ताकि हम थ्रेट से मुकाबला कर सके। तो अभी वर्ल्ड वाइड अगर देखें, चाइना, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, सभी में थिएटर कमांड डेवलप किए जा चुके हैं। इसीलिए क्या है, आप इन देशों का जो मिलिट्री पावर है वो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है। अभी हमारे देश में क्या है, जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, लेकिन उसको और स्ट्रेटेजाइज करना ज़रूरी है और सिनर्जाइज करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हाल ही में जो आपका मीटिंग हुआ बिटवीन डिफरेंट दिस थ्री फोर्सेस के चीफ प्लस सीडीएस अनिल चौहान जी एंड देन आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। ओके, तो यहाँ पे नाम भी मेंशन किया हुआ है। तो यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी आपकी दिक्कतें ये है कि जो इनके बीच बातचीत है, तीनों फोर्सेस के बीच, इनके बीच जो आपका फाइनल प्लान है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्शंस है। तो उन ऑब्जेक्शंस को टाइम के साथ रिजॉल्व करके हमें अपने जो देश का फोर्स है उसको सिनर्जाइज करना है थ्रू थिएटर कमांड। तो ध्यान रखिएगा, थिएटर कमांड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो या फिर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है, शुड रिजर्वेशन एक्सीड द 50% कैप। तो हाल ही में क्या हुआ, बिहार में चुनाव होने वाले हैं स्टेट असेंबली के। तो बिहार के जो अपोजिशन पार्टी है उनके लीडर ने कहा है कि वो अगर पावर में आते हैं तो जो रिजर्वेशन है उसको 85% तक बढ़ा दिया जाएगा। तो उसी के लिए क्या है, ये डिस्कशन, रिजर्वेशन का जो पूरा डिस्कशन है फिर से न्यूज़ में बना है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, जो हमारे देश में रिजर्वेशन है उसको आपका सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखें तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन 1990s में दी गई थी। फिर आपके एससी के लिए रिजर्वेशन है 15% और एसटी के लिए रिजर्वेशन है 7.5%। तो ये लगा के आपका 49.5% बनता है। और जो 2019 में अंडर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन को भी इंक्लूड किया गया इकोनॉमी के बेसिस पे। बाकी जो 3 रिजर्वेशन है वो आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे है, लेकिन आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो स्पेशली इकोनॉमिक बैकवर्ड के बेसिस पे है। तो इससे आपका रिजर्वेशन क्या है, लगभग 59.5% तक पहुंच चुका है। ओके, तो बाकी रह गया 40.5%। तो अभी इसमें क्या रिजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो इंदिरा सवेनी जजमेंट है, इंदिरा सवेनी जजमेंट से पहले भी आपका एक जजमेंट था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 का। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका रिजर्वेशन है उसको एक लिमिट तक रखने के लिए ही कहा है, ताकि बाकी लोगों को भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जा सके। और इसी चीज़ को क्या है फर्दर आपका जब 1990s में ओके आपका ओबीसी जब रिजर्वेशन दिया गया था तो उस समय भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। तो उस समय क्या हुआ, आपका इंदिरा सवेनी जजमेंट में आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन 1992 जो 27% का रिजर्वेशन था उसको अफेल्ड किया, उसको बरकरार रखा और उसी के साथ ये कहा कि आपका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50% कैप शुड बी देयर। और इसी के साथ आपका जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है उसको भी इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस किया स्पेशली फॉर ओबीसी की जो आपके क्रीमी लेयर है, जो ऑलरेडी वेल टू डू सेक्शंस है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, जो जेन्युइन आपके डेप्रीविएशन में है उनको आपका रिजर्वेशन का फैसिलिटी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए अभी फर्दर अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस को लेके भी आपकी प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें भी आपका जो जनहित कुछ अभियान केस था उसमें इसको अपहेल्ड किया गया था भाई सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये रहना चाहिए। ओके क्योंकि आपका क्या है, डिफरेंट क्राइटेरिया में जो 10% दिया गया है उसको रखा जा सकता है। ओके लेकिन अभी अगर हम और इसको 85% तक बढ़ा दे तो इससे क्या होगा, जो देश का मेरिट है उसको कहीं ना कहीं किल किया जा सकता है, किल हो सकता है। और प्लस आपका जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो प्रोविजन है, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करता है। प्रियम्बल को भी देखे तो उसमें भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस, ये सभी की बारे में बात की गई है। तो ये जो आपका 50% से ज़्यादा या फिर 59.5% से ज़्यादा बढ़ाने की मांग है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, वो सही नहीं है। इसके जगह क्या करना है कि आपके जो डिफरेंट ग्रुप है SC ST OBC के अंदर जिनको रिजर्वेशन मिल चुका है, वेल टू डू फैमिली है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो इसे हाल ही में जो 24-25 में जजमेंट था, मुझे जितना तक ध्यान है 24 या 25 में था, तो उसमें SC ST के लिए भी क्रीमी लेयर की बात की गई है कि जो आपके ज़्यादा डिप्राइव्ड सेक्शन है ST SC के अंदर, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो देना ज़रूरी है। तो अभी इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा कि हम सिर्फ रिजर्वेशन से क्या नहीं कर सकते, देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको हल नहीं कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट क्या है कि आपका जो प्राइवेट सेगमेंट है उसको भी डेवलप करना ज़रूरी है, और एजुकेशन में स्किलिंग को डेवलप करना ज़रूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना ज़रूरी है, ताकि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे ही रिलाई ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट सभी को जॉब नहीं दे सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, ये आपका राइट बेस्ड ये राइट बेस्ड अप्रोच से ये आर्टिकल आया है। तो टॉप कोर्ट हैज चैंपियन द राइट टू डिग्निटी थ्रू मल्टीपल जजमेंट सेज CJI। तो ऑनरेबल जो हमारे CJI है BR गवई जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन डिग्निटी को बरकरार रखने में, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट दिए हैं, जिससे जो राइट टू डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट की गई है। जैसे नालसा जजमेंट था 2015 का, जिसके तहत थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया। फिर नवतेज सिंह जौहर केस जो था, उसमें आपका जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया। फिर आपका जो राइट टू प्राइवेसी है उससे प्राइवेसी को प्रोटेक्शन दी गई। फिर जो आपका हदिया केस है उससे जो आप लाइफ पार्टनर को चूज़ करने का राइट है वो दिया गया। तो इस तरीके से क्या कर रहा है आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है, स्पेशली आर्टिकल 21, उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करके हमारा जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब सिर्फ आपका मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। डिग्निटी के साथ जीने के लिए हवा, अच्छा पानी, पोर्टेबल वाटर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लाइवलीहुड, प्राइवेसी एंड ऑल, जितने भी अधिकार हमें मिलने चाहिए वो आर्टिकल 21 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट समय पे इंटरप्रेट करते हुए हमारे राइट्स को इन्हांस किया है। क्योंकि हमारा जो देश है डेमोक्रेसी है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो डेमोक्रेसी है उसमें पीपल क्या है, जनता जनार्दन है। हमारी देश की जो सोवरेनिटी है वो भी पॉपुलर सोवरेनिटी है। तो इसीलिए क्या है, ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाए, और इसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही खरा उतरी है। ओके, लास्ट आर्टिकल बात कर रहा है कंसीलिंग अ जजेस डिसेंट, इरोडिंग जुडिशरीज अथॉरिटी। तो इसमें स्पेशली आपके जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी आपकी क्रिटिसिज्म इसमें की गई है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आपके गुजरात हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब को एलिवेट किया गया। तो इसमें आपके जो कॉलेजियम सिस्टम होता है
तो उस कॉलेजियम सिस्टम में आपके 4 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सीजेआई होते हैं। तो उसमें आपका जो अभी हाल ही में एलिवेशन हुआ, उसमें क्या किया गया, आपके चारों जजेस में से, ऑनरेबल जजेस में से एक जज साहिबा ने आपका उस जो जिसमें एसेंट देना था उसमें उन्होंने डिसेंट किया है। तो उस डिसेंट को क्या हुआ, आपके पहले रिवील नहीं हुआ था, कंसील था ये, बाद में ये रिवील हुआ। और उससे क्या है, आपके जुडिशरी के जो कॉलेजियम सिस्टम है जो काफ़ी चर्चे में रहता है, वो फिर से एक बार चर्चे में आ गई है। और इसमें ये कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें आपकी स्पेशली 3 इंस्टीट्यूशन रहती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो अभी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है उनको उनके ट्रांसपेरेंसी के लिए, उनके अकाउंटेबिलिटी के लिए कोर्ट जो है उनको अकाउंटेबल ठहराती है। तो अभी जो जुडिशरी है उनको भी अपने जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आपकी क्या की जा सके, पीपल को पता लग सके कि जो जजेस है किस तरीके से अपॉइंट हो रहे हैं, या फिर एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होना चाहिए, लाइक आपके इंग्लैंड में या फिर साउथ अफ्रीका में देखा जाता है लाइकवाइज। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि ऑनरेबल जो कोर्ट है उनको भी क्या करना है, अपने आप में जो रिफॉर्म है वो लानी है, और जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको इस्टेब्लिश करना है, और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का, स्पेशली ट्रांसपेरेंसी का जो है एक खुद को मॉडल की तरह प्रतिष्ठा करनी है। तो वो सभी बातें इसमें कही गई है। तो ध्यान रखिएगा, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके 3 जजेस केस है, फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस ऑफ 1993, थर्ड जजेस केस ऑफ 1998। तो इसमें आपका इन तीनों जजेस केस में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसका डेवलप हुआ। और हाल ही में जो आपका जो अभी का कॉलेजियम सिस्टम है वो थर्ड जजेस केस ऑफ 1998 में डेवलप हुआ, जो एक 5 जुडिशियल मेंबर का बॉडी होता है जो आपके टॉप कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करती है, हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। और इसमें ये चीज़ भी कही गई है कि कॉलेजियम जब अपॉइंट करता है तो उसमें डाइवर्सिटी को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि गुजरात जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उससे ऑलरेडी जजेस है सुप्रीम कोर्ट में। तो डिफरेंट रीजन जैसे सिक्किम से नहीं है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट, आसाम को छोड़ के डिफरेंट और स्टेट से नहीं है, तो इन स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग आपका जेंडर रिप्रेजेंटेशन को भी आपका देखा जाना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए। तो उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने इन ब्रीफ ही आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। ओके, आप आर्टिकल्स को खुद से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, खुद से जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक चीज़ें आपको आप जो एग्ज़ाम लेवल पे समझ के हमें लिखना होता है, क्योंकि खुद से नहीं पढ़ेंगे आप तब क्या है, आपका जो सोच है, आपका पर्सपेक्टिव है वो डेवलप नहीं होगा। इसीलिए मैं सभी से आग्रह करूँगा, ये मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप सभी खुद से पर्टिकुलरली आर्टिकल को पढ़ें, क्योंकि जो ज़रूरी आर्टिकल है उसका समरी हम बताते हैं और आपको इसका इम्पोर्टेंस भी पता लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें पूछी जा सकती है। इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।